जनवरी 2023 असम के दुलियाजान में रहने वाला 18 साल का राम उस रात अपने दोस्त रुबुल के साथ घर में अकेला था। रात करीब 1 बजे राम की आंख खुली और तभी उसे आंगन से किसी के धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज सुनाई दी। राम ने अपने दोस्त रुबुल को जगाया और दोनों के दोनों बाहर निकले। चांद की हल्की रोशनी में उन्होंने आंगन के बीच देखा एक औरत, काली साड़ी, खुले बिखरे बाल, चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ। वो जमीन में एक खड्डा खोद रही थी और उसमें एक छोटी सी पोतली दबा रही थी। उसे देखते रुबुल चिल्लाया, "हे, कौन है तू? क्या कर रही है?" वो औरत उठी और इतनी तेजी से अंधेरे में भाग गई कि दोनों समझ ही नहीं पाए कि कोई इंसान इतनी तेज कैसे भाग सकता है। हेलो एवरीवन, खमा खड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागम। फिर से मैं आप लोग के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारी आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है ये हमारे साथ शेयर की है राम ने, जो कि बिलोंग करते हैं आसाम से। आसाम के डिब्रूगढ़ जिले के एक छोटे से शहर दुलियाजान। इंसिडेंट जनवरी 2023 का है और उस वक्त राम बीए साइकोलॉजी का स्टूडेंट था। कुछ दिन पहले ही उसकी कॉलेज लाइफ शुरू हुई थी। राम का कॉलेज उसके घर से करीब 20 किलोमीटर दूर था और शुरुआती कुछ दिन तक राम हॉस्टल या किराए के कमरे में रहने के बजाय घर से ही कॉलेज आता जाता था। रोज सुबह बाइक से कॉलेज जाना, कॉलेज में पूरा दिन बिताना और फिर शाम होते होते गांव वापस लौट आना। उसकी जिंदगी लगभग इसी रूटीन में चल रही थी। राम एक ब्राह्मण फैमिली से था और उनके घर में हमेशा पूजा पाठ का माहौल रहता था। उसके पिता एक लोकल कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे, लेकिन गांव में जब भी किसी घर में कोई पूजा पाठ होती, कोई शुभ काम होता या कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना होता तो अक्सर राम के पिता को ही बुलाया जाता था। राम भी बचपन से भगवान में काफी विश्वास रखता था और उसके पिता भी अक्सर उसे कहते थे कि राम के जन्म के टाइम बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुए थे और वो बड़ी मुश्किल से बचा था। भगवान ने उसे बचाया है, इसलिए उसे हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और इसीलिए उसके पिताजी ने उसका नाम भी राम रखा। खैर, ये तो वह इनका फैमिली का बैकग्राउंड। अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। कहानी में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ जो हमारा हेयर ऑयल है निशा नेचुरल्स रियल ग्रोथ हेयर ऑयल, उसके ऊपर हम रक्षाबंधन के पर्व पर दे रहे हैं फ्लैट 20% डिस्काउंट। तो अभी तक आपने अगर निशा नेचुरल हेयर ऑयल ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अगर आप बालों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सभी रियल रिव्यूज़ हैं जो रियल लोगों ने, जो हमारे प्यारे यूज़र्स हैं, उन सब ने हमारे साथ शेयर किए हैं। ये कुछ भी मेडअप नहीं है, फेक नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट हमारे घर पे बनाया हुआ ऑयल है जो एक्चुअली आपके बालों की ग्रोथ के ऊपर काम करता है, उनके थिनिंग को रोकता है। तो रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को ये प्यारा सा गिफ्ट दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ होती हैं उन्हें अपने बालों के अंदर अलग केमिकल्स ये सब यूज़ करती हैं, कलरिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें कराती है, आपको पता है, लेकिन इंटरनली उससे बाल डैमेज होते हैं। तो बालों को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी अच्छे बनाइए। अभी यूज़ कीजिए हमारा होममेड निशा नेचुरल हेयर ऑयल जिसमें 0% केमिकल्स हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। अच्छा हाँ, अगर आपके पास ऐसे कोई रियल हॉरर स्टोरी है या फिर कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज के ऊपर हमसे अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। तो ये बात तब की है, जनवरी, सर्दी का मौसम था। शाम होने के बाद गांव का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता था और लोग जल्दी ही अपने अपने घरों में चले जाते थे। तो एक रात राम और उसका एक दोस्त रुबुल करीब 11 बजे के आसपास खाना खाकर इनके कमरे में बैठे हुए फोन चला रहे थे, बातें कर रहे थे। राम के जो पेरेंट्स थे वो घर पर नहीं थे, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे और घर पर ये सिर्फ दोनों ही थे। सुबह राम को कॉलेज जाना था तो 11 साढ़े 11 के आसपास ये दोनों सोने चले गए। सोने के कुछ टाइम बाद रात के करीब 1 बजे राम की आंख खुली। एक्चुअली उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन बाहर जाने के लिए जैसे उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला उसे कुछ आवाज सुनाई थी। एक ऐसी आवाज जैसे कोई आंगन में बैठकर धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा हो, लेकिन वो आवाज बहुत धीमी थी। पहले तो राम को लगा कि वो नींद में है और शायद उसके कान बज रहे हैं। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सीधा बाथरूम की तरफ चला गया। लेकिन जब वो बाथरूम से वापस उसके कमरे की तरफ आ रहा था तो वो आवाज उसे थोड़ी साफ सुनाई देने लगी।
उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उनके आंगन में है और वो कुछ गुनगुना रहा है, और ये आवाज किसी औरत की लग रही थी। राम की उम्र उस वक्त 18 साल थी। हाँ, वो भगवान में विश्वास रखता था, लेकिन ऐसी चीज से किसी को भी डर लग सकता है। जब बाहर से वो धीमी धीमी गुनगुनाने की आवाज लगातार आती रही, तो राम सबसे पहले अपने दोस्त रुबुल को उठाने के लिए गया। राम ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। वो चुपचाप रुबुल के पास पहुंचा, हल्के से उसके कंधे को हिलाया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो राम ने उसको फिर थोड़ा और तेज से हिला के उठाया। वो बहुत गहरी नींद में था। ऐसा होता कि आसपास की किसी चीज की उसको बिल्कुल भी खबर ही ना हो। राम हल्के हल्के उसको उठाने की ट्राई कर रहा था, बट वो उठ ही नहीं रहा था। एक तरफ रुबुल उठ नहीं रहा था और दूसरी तरफ वो आवाज लगातार बाहर से आ रही थी। पहले वो आवाज काफी नॉर्मल लग रही थी, जैसे कोई बहुत धीमे सुर में कुछ गुनगुना रहा हो, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा लगा जैसे कोई गुस्से में दबी दबी आवाज में गुनगुना रहा हो। राम के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि बाहर आखिर कौन है। जब रुबुल उठाने पर भी नहीं उठा, तो हिम्मत करके वापस से अपने कमरे के दरवाजे पर गया। ऐसे किवाड़ से हल्का सा बाहर झांक कर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। आवाज क्लियर आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक वो उस आवाज को सुनता रहा, लेकिन फिर से डर लगा, तो दरवाजा बंद करके वो वापस से आकर पलंग पर बैठ गया। वो बार बार चारों तरफ देख रहा था। आवाज अभी उसके कानों में आ रही थी और बार बार रुबुल को उठाने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली उसके उठाने की वजह से रुबुल भी जाग गया। जैसे ही रुबुल जागा, राम ने तुरंत अपनी उंगली अपने होठों पर रख दी, उसे बताने के लिए कि बिल्कुल भी आवाज मत करना। रुबुल कुछ भी समझ नहीं पाया और वो आंखें मलते हुए धीरे से उठकर बैठ गया। उसने इशारे से पूछा। राम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ बाहर की तरफ इशारा किया। फिर रुबुल ने भी दरवाजे की तरफ देखा और कुछ सेकंड तक ध्यान से सुना, तो उसे भी वो आवाज सुनाई दे रही थी। रुबुल अब पूरी तरह जाग चुका था और उसने राम से पूछा, कौन है? राम ने सिला के बताया, मुझे नहीं पता। दोनों कुछ देर तक कमरे के अंदर ही बैठे रहे और एक दूसरे को देखते रहे। बाहर आवाज चलती रही और ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंगन में बैठकर गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा है। राम और रुबुल ने एक बार एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में ये इशारा हो गया कि यहां बैठे रहने से कुछ पता नहीं चलेगा। हम दोनों को हिम्मत करके बाहर जाकर देखना ही पड़ेगा। दोनों दोस्त एक साथ उठे। राम ने धीरे से दरवाजा खोला और दोनों बाहर निकले। ये पूर्णिमा की रात थी, तो चांद की रोशनी आंगन के अंदर फैली हुई थी। राम आगे चल रहा था और रुबुल उसके बिल्कुल पीछे था। अपने कमरे से निकलकर गलियारे से होते हुए जैसे ही राम और रुबुल आंगन में पहुंचे, तो सामने का नजारा देखकर दोनों के कदम अपने आप रुक गए। आंगन के बीच में एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और इतने बिखरे हुए थे कि उसका पूरा चेहरा लगभग बालों के पीछे छुपा हुआ था। उसने बस एक काली साड़ी पहन रखी थी, और वो भी इतनी ठंड में। आप समझ सकते हैं, जनवरी में असम का इलाका। उसमें वो सिर्फ एक काली साड़ी पहनकर बैठी हुई थी और बैठकर वो बड़बड़ा रही थी। वो आवाज उसी के मुंह से आ रही थी और वो आंगन के बीच में एक खड्डा खोद रही थी। दोनों कुछ दूरी पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। औरत को पता ही नहीं था कि कोई उसे देख भी रहा है। वो अपने काम में बिल्कुल मग्न थी और बोले जा रही थी, और इधर ये दोनों खड़े होकर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये औरत कौन है, लेकिन बालों की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों के दोनों शॉक्ड भी थे और सोच में पड़ गए थे कि इस वक्त इतनी रात में उनके घर के आंगन में कोई औरत इस तरह से क्यों बैठी होगी, और आखिर वो जमीन में खड्डा क्यों खोद रही है। उसके बाद दोनों ने महसूस किया कि वो असल में गुनगुना नहीं रही थी, बल्कि वो कुछ बोल रही थी, कुछ मंत्र। राम और उसका दोस्त अभी भी उस औरत से करीबन 15-20 कदम दूर खड़े थे और दोनों बिल्कुल चुप थे। और सामने बैठी उस औरत को भी शायद अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। उसको पूरा ध्यान उस गड्ढे पर था जिसने उसे आंगन के बीच में खोदा था। कुछ सेकंड तक वो दोनों वहीं खड़े रहे और फिर बिना आवाज किए धीरे धीरे 2-3 कदम और आगे बढ़े। जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें चीजें थोड़ी और साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि उस औरत के पास एक छोटी सी पोटली थी
और उस पोटली को वो औरत वहां पर गाड़ रही थी और साथ साथ कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। वो औरत जो काम कर रही थी उसे देखकर राम को तो फिर भी डर लग रहा था, लेकिन रुबुल उससे अलग था। वो नेचर में निडर था और अभी कुछ दिन पहले ही उसका असम पुलिस में कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन हुआ था और करीब 10 दिन बाद उसे ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो आप बस समझ सकते हैं कि राम और रुबुल में ज्यादा निडर और ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन होगा। ये क्लियर होते ही कि वो कुछ कर रही है, रुबुल ने अचानक से ऊंची आवाज में पूछा, "ए, कौन है तू? और यहां आंगन के बीच इतनी रात को ये क्या नाटक कर रही है?" तब तक उस औरत ने उस पोटली को जमीन में गाड़ दिया था। जैसे ही उसने रुबुल की आवाज सुनी, वो कुछ सेकंड तक वैसे ही गर्दन नीचे कर बिल्कुल रुक गई। जो वो काम कर रही थी वो काम करते करते रुक गई और अपनी गर्दन नीचे करके बैठी रही। और फिर अगले पल वो औरत उठी और उठकर सीधा भागने लगी बिना कुछ बोले। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वो जिस तेजी से आंगन से बाहर की तरफ भागी, उसे देखकर राम और रुबुल दोनों कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़े के खड़े रह गए। बिजली की तेजी से वो इनके घर से बाहर निकल गई। राम ने सिर्फ उसकी काली साड़ी को हवा में लहराते हुए देखा और उसके बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे। उस औरत ने ना पीछे मुड़कर देखा ना कुछ कहा और 1-2 सेकंड के अंदर वो औरत आंगन से बाहर निकलकर अंधेरे में गायब हो गई। दोनों दोस्त उसके पीछे भागे, लेकिन उन दोनों को ये अजीब बात लग रही थी कि एक इंसान इतना तेज कैसे भाग सकता है। बाहर जाकर देखा, बाहर घुप अंधेरा था, ना कोई औरत ना औरत का निशान। राम बुरी तरह से घबरा गया था। घबरा तो रुबुल भी गया था। उसने राम की तरफ देखा, बोले, कौन थी भाई ये कैसे गायब हो गई? ये इंसान थी भी या नहीं? राम बोला, पता नहीं यार, जो तूने देखा वही मैंने देखा है। दोनों दोस्त लौटकर अंदर आए। बाहर का दरवाजा उन्होंने बंद किया। अब तक रात के करीब 2:30 बज चुके थे और आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। राम ने रुबुल की तरफ देखा और उसे लगा कि अब दोनों को सीधे अंदर जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर सो जाना चाहिए। लेकिन उसने देखा कि रुबुल की नजर उसी गड्ढे पर टिकी हुई थी। उसने राम की तरफ देखा और बोला, वो औरत यहां खड्डा खोदकर क्या रख कर गई है? हमें देखना तो पड़ेगा। उसकी बात सुनकर राम तुरंत बोला, नहीं भाई छोड़, पता नहीं कौन है और क्या रख कर गई है, तू लोड मत ले, सुबह पापा आएंगे वो सब देख लेंगे। रुबुल उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, पापा आएंगे तो पापा भी देख लेंगे, लेकिन अभी तो मैं देखूंगा कि वो इस खड्डे के अंदर क्या गाड़ कर गई है। राम ने उसे बहुत समझाया कि भाई ये क्लियर है कि वो जादू टोना कर रही थी, अपन को इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, अपने को कुछ नहीं आता है, पापा को आता है, पापा सब संभाल लेंगे, तू टेंशन मत ले। लेकिन रुबुल ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, अरे तू चिंता मत कर यार, कुछ नहीं होगा, देख कर ही तो पता चलेगा आखिर वो कर क्या रही थी। और इतना कहकर रुबुल सीधा आगे बढ़ा और उस खड्डे की मिट्टी को हटाने लगा। राम ने उसे फिर मना किया, लेकिन वो नहीं माना, तो फटाफट फटाफट उस मिट्टी को खोदे जा रहा था और राम खड़ा खड़ा बस उसे देख रहा था। कुछ ही देर में मिट्टी हटाते ही उसकी उंगलियां उस कपड़े की पोटली से टकराई, लेकिन जैसे ही रुबुल की उंगली उस कपड़े की पोटली से टच हुई, रुबुल एक झटके से पीछे की तरफ हुआ और अचानक से उसके हाथ में बहुत तेज दर्द सा हुआ। अब जैसे ही रुबुल को झटका आया, राम घबराकर उसके पास गए, पूछा, भाई क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? रुबुल कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप था और वो बस अपने हाथ को देख रहा था। फिर धीरे से कहा, पता नहीं यार, एक पल के ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ गर्म सी हवा सी घुस गई हो। राम और रुबुल दोनों ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ अभी भी क्या हुआ। राम ने उसके हाथ को देखा, जलने का कोई निशान नहीं, कोई कट नहीं, कुछ भी नहीं। राम ने फिर उससे कहा, भाई अब तू रहने दे, इसको ऐसा कैसा छोड़ दे, कल सुबह देख लेंगे। इस बार रुबुल ने भी कुछ नहीं कहा और उसने वापस से उसको पोटली को बाहर निकालना नहीं था, जैसी थी वैसे उसके ऊपर उसने वापस से मिट्टी डाल दी और दोनों के दोनों दोस्त वापस से कमरे में जाकर सो गए। सुबह करीब 6 बजे राम की आंख खुली। आंख खुलते ही पलटकर उसने देखा तो उसके पास में से रुबुल वहां पर नहीं था। उसको लगा शायद उठकर बाहर गया होगा। थोड़ी देर बैठ गया बिस्तर पर, थोड़ा होश में आया सोकर उठकर। फिर रुबुल को धीरे से आवाज लगाई बाहर कमरे की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राम बिस्तर से उठा, कमरे से बाहर आया और पूरे घर में देखने लगा, लेकिन रुबुल कहीं पर भी नहीं था। अचानक से राम की नजर आंगन के उस हिस्से पर गई जिस जगह उन्होंने पोटली पर मिट्टी वापस डाल दी थी। वहां की मिट्टी कुछ हद तक उखड़ी हुई लग रही थी और सबसे बड़ी बात, वो पोटली
जो जमीन के अंदर गड़ी हुई थी वो अब वहां नहीं थी। राम कुछ सेकंड तक वहां खड़ा होकर देखता रहा और उसे लगा कि शायद रुबुल ने ही ये पोटली निकाली होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो पोटली निकालकर आखिर गया कहां, और इतनी सुबह बिना उसे बताए। राम थोड़ा घबरा भी गया। उसने आसपास के घरों से पूछा कि रुबुल गया था क्या मेरे घर से, तो सभी लोगों ने मना कर दिया। फिर वो सीधा पहुंचा रुबुल के घर, लेकिन वो वहां भी नहीं था। रुबुल के घरों ने बताया कि वो तो तेरे घर पे था, वो तो घर पे आया ही नहीं अभी तक। तो उसने बोला अच्छा, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ निकल गया, हो सकता है किसी काम से गया हो। राम ने पूरे गांव में खोजबीन की, आसपास खोजबीन की, लेकिन किसी ने भी रुबुल को नहीं देखा था। 1.5-2 घंटे घूम घाम कर राम वापस घर आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रुबुल कहाँ गया है। और तब तक राम के पिता भी घर लौट गए। राम ने उन्हें रात की सारी बात बताई। ये सब सुनने के बाद उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने राम से कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी जाता हूं और पता लगा कर आता हूं। मुझे अगर आने में थोड़ी देर हो जाए तो परेशान मत होना। इतना कहकर वो वहां से निकल गए। और अब तक रुबुल के घर में भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि रुबुल नहीं मिल रहा है, और उसकी माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। अब आप जानते हैं गांव के लोग कितने सपोर्टिव होते हैं। पूरा का पूरा गांव ग्रुप्स में बट गया और सभी लोग उसे अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे। कुछ लोग आसपास के गांव में पूछताछ करने लगे, लेकिन रुबुल का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर करीब 2 बजे अचानक रुबुल की मौसी का फोन आया और उन्होंने बताया कि रुबुल उनके घर पर है। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि रुबुल की मौसी का घर गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर था। और सबसे अजीब बात जो रुबुल की मौसी ने बताई वो ये थी कि रुबुल वहां पैदल ही आ गया था। चल चल कर उसके पैर सूज गए थे। सुबह सुबह वो आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने देखा सामने, तो बस वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, और फिर अंदर आकर एकदम से वो पलंग के ऊपर सो गया। जब मैंने उसके पैर देखे तो मुझे पता लगा कि ये पैर ऐसे तभी हो सकते जब आदमी बहुत लंबी दूरी तक लगातार चलता हुआ आया हो। सभी लोग वहां पर पहुंचे और रुबुल को वापस से घर लाया गया। शुरुआत में तो रुबुल सामान्य लग रहा था, बस थोड़ा गुमसुम था और ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहा था। लेकिन शाम होते होते उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। आपको रुबुल नाम सुनकर ये लग रहा होगा कि रुबुल एक मुस्लिम लड़का है, बट ऐसा नहीं है, वो हिंदू ही था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शाम को अचानक रुबुल उर्दू में बात कर रहा था। इससे पहले ना तो कभी उसने उर्दू सीखी थी, ना ही वो उर्दू बोलता था। और इससे भी अजीब और खतरनाक बात, घरवालों ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा अलाउद्दीन जिन्नात। ये सुनते ही घर में मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसके बाद चीजें और अजीब होने लगी। थोड़ी देर बाद रुबुल के पापा उसके पास आए और उससे पूछने लगे कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। रुबुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद रुबुल के पापा थोड़ा गुस्से में पूछने लगे, तो रुबुल भी उनकी तरफ आंखें निकालकर गुस्से से देखने लगा, और फिर उन्हें वो गंदी गंदी गालियां देने लगा। जैसे ही रुबुल ने ये किया, घर वाले सभी देखकर हैरान थे कि रुबुल अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर रहा है। रुबुल के पापा भी शॉक थे, वो उसकी आंखों में देख रहे थे। रुबुल भी लगातार गुस्से से उनकी आंखों में देखे जा रहा था। वो चुपचाप उठ के वहां से बाहर चले गए। उसके बाद रुबुल कभी बिना वजह हंसने लगता और कुछ मिनट बाद वहीं बैठकर रोने लगता। एक दिन की बात है, रुबुल अपने घर के आंगन के बाहर खड़ा हुआ था और खड़ा होकर उसने आस का जो पड़ोसी था, पड़ोसी उसके पास से गुजर रहा था, तो खड़े खड़े उसने ऐसे एक पत्थर को लात मारी जो थोड़ा सा चलकर आकर उस पड़ोसी के पैर से टकरा गया। और जैसे ही पड़ोसी ने उससे कुछ बोला, उसने खींच के उसके एक थप्पड़ मार दिया। और जैसे ही हुआ, पड़ोसी के जो आसपास सारे घर वाले जो थे, अड़ोस पड़ोस वाले, वो सब आ गए रुबुल को मारने के लिए, मतलब उससे लड़ाई वड़ाई करने के लिए। इधर जब हो हल्ला हुआ तो इसके घर वाले बाहर निकल कर आए। सब लोगों ने देखा कि रुबुल अकेला 4-5 आदमियों को पकड़े खड़ा हुआ है और वो उसे हिला तक नहीं पा रहे हैं। अब ये पड़ोस वाले लोग उसे मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इधर घर वालों ने भी उसको पकड़ा और सब लोग उसको अंदर लेकर आए कि भाई बाहर तमाशा नहीं होना चाहिए।
लेकिन जैसे ही घर में आए उन्होंने चारों पांचों लोगों को एकदम से धक्का मार के जमीन पे नीचे गिरा दिया। वो फिर से उसे पकड़ने के लिए भागे। आपको विश्वास नहीं लगेगा कि दीवार का सहारा लेते हुए किसी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। एकदम से दीवार को पकड़ा, फिर ऊपर छज्जे को पकड़ा और छज्जे के ऊपर खड़ा हो गया और फिर एक छज्जे से दूसरी छज्जे पर वो भागने लगा। सभी लोग उसकी इस हरकत को देखकर शॉक्ड थे। उसकी ताकत नॉर्मल से काफी ज्यादा लग रही थी। वो जो पड़ोस के लोग थे वो अपने आप घबरा कर वापस चले गए और उसके थोड़ी देर के बाद रुबुल छत के ऊपर बेहोश हालत में मिला। घर वालों को समझ में आ गया था कि शायद कुछ ना कुछ उल्टा सीधा है, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस तरफ राम के पिता जो गए हुए थे वो अभी तक वापस नहीं आए थे और इसी वजह से राम की मां की चिंता लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने फोन वोन भी किया लेकिन उन्हें कोई पक्की जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर अगली सुबह करीब 6 बजे 3-4 दिन के बाद राम के पिता आखिरकार घर लौटे और उनके साथ एक महिला भी थी। गांव में लोगों का मानना था कि उन महिला के शरीर में माता आती थी और वो ऐसी चीजों को समझने में मदद करती थी। घर पहुंचते ही उन्होंने राम से सीधे पूछा, रुबुल कहाँ है? राम ने बताया कि वो अपने घर पर है। महिला ने तुरंत कहा, चलो। राम, उसके पिता और वो महिला रुबुल के घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि रुबुल फिर से गायब था। रात को वो अपने कमरे में सोया था लेकिन सुबह रुबुल किसी को कहीं नहीं मिला। ये बात सुनकर राम के पिता कुछ सेकंड्स तक चुप रहे। उसके बाद राम के पिता और वो महिला दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को इशारा किया और घर से थोड़ी दूरी पर जाकर आपस में कुछ बात करने लगे। रुबुल के घर वाले पूरी तरह से रो रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें बस एक ही डर था कि उनका बेटा ठीक तो है ना। करीब आधे घंटे के बाद अचानक से खबर मिली कि रुबुल नदी की तरफ से आ रहा है। एक्चुअली रुबुल के घर के पास एक नदी बहती थी। रुबुल धीरे धीरे चलता हुआ घर आया और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, फिजिकली वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखें और उसकी हरकतें काफी अजीब लग रही थी। राम के पिता और उस महिला ने रुबुल को देखा और फिर वो चुपचाप वहां से चले आए। लेकिन उस रात राम के साथ एक और इंसिडेंट हुआ। वो कहीं बाहर से बाइक लेकर घर लौट रहा था और जैसे वो अपने घर के गेट के सामने पहुंचा, अचानक उसे महसूस हुआ जैसे बाइक के पीछे वाली सीट पर कोई भारी चीज आकर बैठ गई हो। बाइक का इंजन चल रहा था, राम लगातार एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन उसकी बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे किसी ने उसकी बाइक को पीछे से रोक रखा हो। राम ने घूम के पीछे भी देखा, पीछे कोई नहीं था। राम घबरा गया और वो बाइक को वहीं छोड़कर दौड़कर सीधा अपने घर के अंदर चला गया। घर के अंदर उसके पिता और वही महिला कुछ सामान तैयार कर रहे थे। राम ने घबराते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी बात सुनकर उन्होंने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया और उससे कहा कि जाओ आराम से जाकर सो जाओ, इस बारे में कल बात करेंगे। राम को ये बात बहुत अजीब लगी कि पापा ने इस बात को इतना हल्के में ले लिया। मैं तो बुरी तरह घबरा गया और कुछ भी नहीं। लेकिन जो भी कुछ चल रहा था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। राम ने चुपचाप उनकी बात सुनी और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब राम उठा तो उसके पिता और वो महिला घर पर नहीं थे। दोनों बिना कुछ बताए कहीं निकल चुके थे और उसी सुबह रुबुल फिर से उसके घर से गायब था। इस बार राम को समझ आने लगा था कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ रुबुल के साथ नहीं था, कुछ ऐसा था जो बार बार उसे उसके घर से बाहर खींच रहा था। दोपहर करीब 12 बजे रुबुल वापस आया और रुबुल के लौटने के कुछ ही टाइम के बाद राम के पिता और महिला वापस आ गए। उन्होंने आते ही रुबुल को घर के एक हिस्से में बिठाया और बिठाते ही उसके चारों तरफ राख का एक गोल घेरा बना दिया और फिर उन्होंने घर के सभी लोगों को रुबुल से दूर रहने को कहा और उन्हें साफ कहा कि जब तक वो अंदर है कोई उनकी बातें सुनने की कोशिश नहीं करेगा। अब घर के अंदर सिर्फ राम के पिता, वो महिला और रुबुल थे, बाकी सारे घर वाले घर से बाहर थे। करीब 1 घंटे तक वो दोनों रुबुल के साथ अंदर रहे। बाहर खड़े लोगों को अंदर से कभी कभी रुबुल की आवाज सुनाई देती थी, कभी वो हंसता, कभी चिल्लाता और कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोलता जिन्हें बाहर खड़े लोग समझ नहीं पाते थे। करीब 1 घंटे बाद जब वो दोनों बाहर आए तो वो काफी सीरियस लग रहे थे। बाहर राम, उसकी माँ और रुबुल के घर के लोग चुपचाप खड़े थे। रुबुल अब भी
उसी राख के घेरे के अंदर बैठा था। फिर राम के पिता ने सबको बुलाया और उन्हें उस रात वाली घटना के बारे में बताया। उन्हें बताया कि उस रात राम और रुबुल को जो औरत दिखाई दी थी और उसने जो पोटली राम के आंगन में गाड़ी थी, उसका मकसद राम को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन जब रुबुल ने उस पोटली को छुआ, उसी वक्त उस पोटली के अंदर बंद एक जिन्नात उसके पीछे पड़ गया। उसी वजह से उसका बर्ताव ऐसा हो गया है और उसके साथ ही अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। राम के पिता ये कहने के बाद उस महिला ने कहा कि कुछ समय के लिए हमने रुबुल को शांत किया है, लेकिन अभी उस चीज को हम पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाना पड़ेगा जो इस तरह के मामले को ठीक से संभाल सके। और उसके बाद उन्होंने एक बाबा के बारे में बताया। एक्चुअली उस रात जो भी कुछ हुआ था, उसके पीछे राम की फैमिली के ही किसी जान पहचान वाले का हाथ था और उन्होंने जलन की वजह से ये सब किया। राम का कहना है कि वो बचपन से ही मेहनती है। कम उम्र में ही उसने अपनी पसंद की चीज़ें खुद खरीदने के लिए पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। 17 साल की उम्र तक उसने अपने पैसों से बाइक और आईफोन दोनों खरीद लिए थे पार्ट टाइम काम करके। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग में भी राम जो था वो काफ़ी मेहनत करता था और नेशनल लेवल पर मेडल जीत चुका था। गांव के आसपास के लोग राम को एक मेहनती और ईमानदार लड़के के तौर पर जानते थे और शायद यही चीज़ इनके घर में से किसी को पसंद नहीं आई और उन्होंने राम पर काला जादू करने की कोशिश की। ये सब जानने के बाद अगले ही दिन सब लोग रुबुल को उन बाबा के पास लेकर गए। वहां जाने के बाद रुबुल की हालत धीरे धीरे संभलने लगी, लेकिन वो तुरंत ठीक नहीं हुआ। कई बार वो नॉर्मल तरीके से बात करता, लेकिन कुछ देर बाद उसका बिहेवियर फिर से बदल जाता। लेकिन राम के पिता लगातार रुबुल के साथ लगे रहे और रुबुल को पूरी तरह ठीक होने में कई महीने लग गए। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी हालत बेहतर हो रही थी, इसी बीच राम की जिंदगी में एक और बड़ा झटका आया। इस घटना के 2-3 महीने के बाद राम के पिता की अचानक से मौत हो गई और इसी के साथ साथ इन सब घटनाओं का असर रुबुल के दिमाग पर भी रह गया और वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर डर, बेचैनी बढ़ने लगी और बाद में धीरे धीरे वो नशे की तरफ चला गया। सब लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। फाइनली उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराया गया और रुबुल को ठीक होने में कई महीने लग गए। राम के लिए ये सब हैंडल करना बहुत मुश्किल था। जहां राम के पिता रुबुल को ठीक करने में लगे हुए थे, उसी प्रोसेस के दौरान बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उनकी डेथ हो गई। राम को भी नहीं पता कि सब किस वजह से हुआ, लेकिन उसका मानना यही है कि जिस जिन्नात से वो रुबुल का पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, शायद उसी जिन्नात की वजह से राम के पिता की मौत हुई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। तो रुबुल, उसका दोस्त, जो कि ऑलमोस्ट मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, धीरे धीरे वो भी ठीक हो रहा था। ये किसने किया, क्यों किया, क्या किया, किसी को नहीं पता। आज तक भी राम के लिए वो सारी चीज़ें मिस्ट्री ही है कि आखिर वो औरत कौन थी। उस पोटली में उसने क्या वाकई में एक जिन्न को बांध के रखा था, और कैसे एक औरत ऐसे बिजली की फुर्ती से उसके आंगन से बाहर निकल गई। आप लोगों को क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।